आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस दिन सुबह से ही बारिश काफी तेज बरसे जा रही थी, जिस कारण मैं काम पर भी नहीं जा पाया। घर पर बैठे बैठे मैं काफी बोर हो रहा था, मगर किया भी क्या जा सकता था। फिर जब बारिश रुकी तब तक अंधेरा हो गया था, जिस पर मैंने सोचा क्यों ना मोहन काका की चाय की दुकान पर सभी दोस्तों के साथ जाया जाए और बैठकर कुछ देर गप्पे लड़ाया जाए। जिसके बाद मैंने तुरंत ही अपने दोस्त राहुल को कॉल किया और बोला, राहुल, घर पर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा यार, तो एक काम करना, तू सभी दोस्तों को लेकर मोहन काका की चाय की दुकान पर पहुंच, मैं भी आता हूँ, बैठकर कुछ देर गप्पे लड़ाएंगे। जिस पर राहुल ने कहा, ठीक है, मैं सभी को लेकर पहुंचता हूँ, तू भी जल्दी आ। मैं फटाफट से रेडी हुआ और घर पर आता हूँ बोलकर बाइक स्टार्ट करके निकल गया। मेरे घर से मोहन काका की दुकान लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर थी, मगर मैं बाइक धीरे ही चला रहा था क्योंकि सड़क पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। 15 मिनट का सफर 25 मिनट में पूरा करने के बाद मैं मोहन काका की चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां मेरे सभी दोस्त मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया और हम सभी लोग आपस में बातें करने लगे। बात करते करते कब 2 घंटा गुजर गया पता ही नहीं चला। जिसके बाद राहुल ने कहा, यार अब हमें घर चलना चाहिए और रात भी काफ़ी हो गई है। राहुल की बात सुनते ही मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। जिस पर मैंने सभी से कहा, हाँ यार, अब हमें निकलना चाहिए। जिसके बाद हम सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। सुबह से ही काफ़ी तेज बारिश होने के कारण पूरे गांव की बिजली गुल थी। मुझे घने अंधेरे का पता तब चला जब मैंने बाइक स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी बाइक स्टार्ट करते ही मेरी हेडलाइट की रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं बाइक लेकर उस अंधेरे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि मुझे साफ साफ रात कीड़ों की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते पर फैला सन्नाटा एक पल को बिजली कड़कने की आवाज से टूट गया और साथ ही बूंदाबांदी बारिश भी शुरू हो गई। बारिश में भीगने के डर से मैंने बाइक को थोड़ा स्पीड कर दिया। अभी मैं बाइक भगा ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी बाइक के सामने एक औरत आ गई। मैंने ब्रेक मारकर बाइक रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बाइक रुकी नहीं और उस औरत को टक्कर मारते हुए नीचे गिर गई। उस औरत को इस तरह से रास्ते के बीचों बीच आता देख मैं काफ़ी गुस्सा हुआ और उससे कुछ बोलने के लिए जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो औरत वहाँ थी ही नहीं। मैंने अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ाया, मगर वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी उस औरत से टकराकर नीचे गिरा था, तो वो औरत गई तो गई कहाँ। खैर, मैंने अपना बाइक उठाया और स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। गिरने के कारण मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके थे और मेरी बाइक पर भी अच्छा खासा डैमेज हुआ था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था, वो भी इतना ठंडा कि मेरा कंधा एक पल को सुन्न पड़ गया था। तभी मैंने तिरछी नज़र से जब उस कंधे की ओर देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल मेरे कंधे पर एक औरत का हाथ था। मैंने झट से बाइक रोका और जब पीछे पलटकर देखा तो मेरे कंधे की तरह ही मैं सुन्न पड़ने लगा
और मेरा पूरा शरीर अंदर ही अंदर कपकपाने लगा। दरअसल ठीक मेरे पीछे वही औरत बैठी हुई थी जिससे थोड़ी देर पहले टक्कर खाकर मैं गिरा था। उस औरत की शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी पूरी शक्ल में कीड़े रेंग रहे थे। उससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाता, उस औरत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और टान कर मुझे रास्ते के किनारे एक पेड़ के पास ले आई और एक भारी सी आवाज में कहा, तू भी मरेगा आज। उस औरत के इतना बोलते ही उस पेड़ के ऊपर से एक रस्सी का फंदा लटकाया। उस औरत ने मुझे एक हाथ से उठाकर मेरे गले को उस फंदे में फंसा दिया और दूसरी तरफ की रस्सी को खींचने लगी। अभी मैं उस फंदे से लटककर मरने ही वाला था कि तभी वहां एक आदमी आ पहुंचा, जिसे देखकर वो औरत एकदम से गायब हो गई। उस औरत के गायब होते ही वो रस्सी भी छूमंतर हो गया और मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा, जिस पर उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया और कहा, जल्दी मेरे साथ चलो वरना वो तुम्हें मार देगी। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के साथ चलता बना। थोड़ी दूर चलने के बाद वो आदमी मुझे एक घर के भीतर ले आया। देखने से तो वो घर काफी पुराना सा लग रहा था। मैंने मदद के लिए 2-3 बार घर पर कॉल भी किया, लेकिन मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। मुझे काफी परेशान और डरा हुआ देख उस आदमी ने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। जिस पर मैंने कहा, वो औरत कौन थी और मुझे क्यों मारना चाहती थी? जिस पर उस आदमी ने कहा, वो औरत एक चुड़ैल है और वो तुम्हें नहीं बल्कि अकेले में किसी को भी पाकर मारने की कोशिश करती है। इस पर मैंने कहा, मगर क्यों, सभी ने उसका क्या बिगाड़ा है? जिस पर उस आदमी ने कहा, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। मेरे पूछने पर आगे उस आदमी ने बताया, आज से 12 साल पहले इस गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी काला जादू और डायन विद्या सीखा करती थी, जिससे वो सभी गांव वालों को काफी परेशान किया करती थी और छोटे बच्चों की बलि देती थी। उसका पति राजू भी उसके इस काम में मदद करता था, लेकिन ये बात एक दिन सारे गांव वालों को पता चल गई, जिसके बाद गांव वालों ने गुस्से में आकर उन दोनों को उसी पेड़ में फांसी से लटका दिया और मारने के बाद उनकी लाश को चील कौओं को खाने के लिए जंगल में फेंक आए और तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। उस आदमी से इतना सुनने के बाद मेरे जहन में एक सवाल दौड़ने लगा कि उस चुड़ैल ने इस आदमी को कुछ क्यों नहीं किया। मैं इस सवाल को ज्यादा देर तक अपने मन में रख नहीं सका और मैंने उस आदमी से कहा, आप कहाँ रहते हैं? आपका नाम क्या है? और उस चुड़ैल ने आपको कुछ क्यों नहीं किया? इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम राजू। उस आदमी के इतना बोलते ही मेरे शरीर में वापस से करंट दौड़ने लगा और उसके इतना बोलते ही मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, हाँ, मैं वही राजू हूँ जिसे गांव वालों ने 12 साल पहले मार दिया था। अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर भी कीड़े रेंगने लगे थे। मैं उठकर जैसे ही दरवाजे की तरफ दौड़ा कि तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और दरवाजे के बाहर वही चुड़ैल खड़ी थी। मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी मुझे बाहर से काफी शोर शराबा सुनाई पड़ने लगा, जिसके आवाज से वो चुड़ैल और वो भूत हवा में धुआं होकर कहीं चले गए। मैं भागकर जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त और घर वाले एक साथ में इधर ही आ रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि काफी देर तक घर नहीं पहुंचने के कारण मेरे दोस्त और घर वाले मुझे ढूंढते ढूंढते
मोहन काका के दुकान तक जाने लगे, जहां उन्हें उसी पेड़ के पास मेरी बाइक गिरी हुई मिली, जिससे उन्हें पता चल गया कि मेरे साथ हुआ क्या है, और इस तरह से मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। रात के 9 बज रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। काफी ठंड का मौसम होने के कारण पूरे रास्ते पर हमारे अलावा दूर दूर तक हमें कोई भी नहीं दिख रहा था। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि हमारे आपस में बातें करने की आवाज गूंज सी रही थी। दरअसल हम 4 दोस्त दूसरे गांव से मेला देखकर आ रहे हैं। अभी हम चल ही रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त राजू ने कहा, भाई देख, रास्ता कितना सुनसान है ना, और देख चारों तरफ कितना अंधेरा छाया हुआ है। इस पर मैंने कहा, क्यों राजू, तुझे डर लग रहा है क्या? इस पर राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। तो हम समझ गए कि राजू को डर लग रहा है। वैसे भी राजू काफी डरपोक लड़का था। वो रात को अकेले कहीं भी नहीं निकलता है। राजू को डरा हुआ देख मेरे एक और दोस्त करण ने कहा, राजू तू यार कितना डरता है, मुझे देख, मुझे डर वर नहीं लगता। मुझे और करण को बड़ी बड़ी बातें करता देख राजू ने कहा, तुम लोगों को डर नहीं लगता तो तुम लोग आज रात बिरजू काका के घर पर गुजार कर दिखाओ, तब मानू। बिरजू काका हमारे ही गांव के रहने वाले थे और उनका घर शमशान के पास ही में था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, मगर अचानक बिरजू काका को क्या हुआ जो वो तांत्रिक विद्या सीखने लगे, जिस कारण बिरजू काका शमशान में जले हुए इंसानों की राख अपने घर पर लाकर रखते थे और उन्हीं से अपनी तंत्र विद्या सीखा करते थे। ऐसे करते करते अचानक ही एक दिन उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से बिरजू काका का घर भूतिया हो गया है। मगर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। जिस पर मैंने राजू से कहा, हाँ, मैं आज रात वहीं रुकने के लिए तैयार हूँ। मेरे इतना बोलते ही करण ने भी कहा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मुझे भी डर वर नहीं लगता। हम दोनों के मान जाने पर राजू ने हमें साफ साफ कह दिया, देखो भाई, तुम दोनों जा रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और मैं और करण बिरजू काका के घर की तरफ चलते बने। बिरजू काका का घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर था, तो हमें वहाँ चलकर जाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। कुछ देर चलने के बाद हम गांव के रास्ते से अलग शमशान जाने वाले रास्ते पर पहुंचे, तो वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे के गिरफ्त में था और चारों तरफ घने कोहरे ने अपना डेरा जमा लिया था। खैर भला तो हो इस बात का कि हम अपने साथ एक टॉर्च लेकर आए थे, मगर हमारी टॉर्च की रोशनी उस घने अंधेरे के सामने ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। बीच बीच में आ रहे रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। जल्दी जल्दी चलकर हम बिरजू काका के घर के करीब पहुंचे, तो हमने देखा कि बाहर से बिरजू काका का घर पूरी तरह से काला पड़ चुका है, मानो इस घर को किसी तंत्र मंत्र ने पूरी तरह से जकड़ रखा हो। काफी सालों से घर बंद होने के कारण उस घर के सारे दरवाजे खिड़कियां टूट सी गई थी, तो हमें उस घर के अंदर दाखिल होने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उस घर के अंदर दाखिल होते ही मैंने जब अपनी टॉर्च की लाइट उस घर के अंदर चारों ओर घुमाई, तो घर के अंदर का सारा माहौल खंडर में तब्दील हो गया था। जगह जगह पर बस मकड़ी के जाले ही नजर आ रहे थे। अभी हम इधर उधर घर को देख ही रहे थे कि तभी करण ने कहा,
घर काफी पुराना हो गया लगता है। काफी सालों से इसके अंदर कोई नहीं आया है। अभी करण ने इतना कहा ही था कि तभी मेरी नजर एक खुली खिड़की पर गई, जिसके बाहर मुझे साफ साफ पूरा शमशान दिख रहा था। वो शमशान चारों तरफ से अंधेरे में डूबा हुआ था और झाड़ियों से काफी सारी छोटी छोटी टिमटिमाती लाइटें नजर आ रही थी। उन थोड़ी थोड़ी चमकती रोशनी को देखकर मैं समझ गया कि ये सब शियारों की आंखें चमक रही हैं। तो मैं जाकर उस टूटी हुई खिड़की को किसी तरह से बंद कर दिया और करण के साथ एक कमरे में जाकर बैठ गया। कमरे के अंदर बैठने से एक चीज तो अच्छी थी कि हम बाहर की कड़कती ठंड से बच रहे थे। अभी हम दोनों को उस घर के अंदर बैठे हुए 2 घंटे बीते ही थे कि तभी कमरे के बाहर से हमें कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, मगर उस आवाज को सुनकर हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये आवाज है तो है किस चीज की। लेकिन वो आवाज बार बार आए जा रही थी। काफी देर लगातार आवाज आने के बाद करण ने कहा, तो रुक, मैं देखकर आता हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। इतना बोलकर करण ने मेरे हाथों से टॉर्च लिया और कमरे से बाहर निकलकर उस आवाज की तरफ चलता बना। करण के टॉर्च लेकर चले जाने के बाद सारा कमरा वापस से अंधेरे में डूब गया। अभी करण के गए हुए 1 मिनट हुए ही थे कि तभी करण वापस आ गया और मुझसे बोला, वो कुछ नहीं यार, एक बिल्ली ऐसी ही आवाज निकाल रही है। इतना बोलकर करण ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तो मेरे दरवाजा बंद करने का कारण पूछते ही करण ने बताया, यार वो बिल्ली कमरे के अंदर आ जाएगी, इसलिए मैं कमरे का दरवाजा बंद कर रहा हूँ। तो मैंने भी इस बात पर उतना गौर नहीं किया, जिसके बाद वापस से हम दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए कि तभी 10 मिनट के बाद हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उस दस्तक को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि तभी इतनी रात गए इस घर में कौन होगा। मुझे जहां तक पता है दिन के वक्त भी इस घर में कोई नहीं आता, तो कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 2-3 बार इसी तरह दरवाजे पर दस्तक देने के बाद मैं अपनी जगह से उठा और चलकर दरवाजे के करीब गया और चिल्लाकर दरवाजे पर दस्तक देने वाले से पूछा, कौन है बाहर? तो मेरे इतना बोलते ही बाहर से आवाज आई, अभिनव, मैं हूँ करण, तूने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? ये सुनते ही मेरा सर एकदम से घूमने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। करण तो मेरे पीछे ही बैठा हुआ है। इतना सोचकर जब मैंने अपनी निगाहें अपने पीछे करण की ओर घुमाई तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा, क्योंकि मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां करण था ही नहीं, बल्कि पूरे कमरे में मैं अकेला ही था, जिस पर मैंने झट से बंद दरवाजे को खोल दिया तो असली वाला करण चलकर अंदर आ गया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि जब करण अभी आया तो इससे पहले मेरे साथ कौन बैठा हुआ था। अब मैं समझ गया था कि यहाँ रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना, जिसके बाद मैं असली वाले करण को सारी बात बताकर बाहर निकलने के लिए हम दोनों उस घर के दरवाजे के पास गए। तो जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो हमारे होश उड़ गए और हमारा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि दरवाजे के बाहर बिरजू काका की आत्मा खड़ी थी, जिनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ और उनके दोनों हाथ कटे हुए थे। ये देखकर हम भागते हुए वापस घर के अंदर आए ताकि हम खिड़की से कूदकर भाग सकें। मगर जैसे ही हम भागकर खिड़की के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि बिरजू काका की आत्मा खिड़की के बाहर उसी तरह से खड़ी है। अब हमें समझ आ गया था कि हम मरने वाले हैं।
इतने में ही हाथों में मशाल लेकर घर के अंदर 4-5 लोग दाखिल हो गए, जिनके आते ही बिरजू काका की आत्मा हवा में धुआं हो गई। वो लोग राजू के कहने पर आए थे और वो लोग कोई और नहीं बल्कि हमारे ही घर के लोग थे। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।